सप्लाई और डिमांड आजकल हर ट्रेडर और इन्वेस्टर इस टॉपिक पे बात कर रहा है। एक हेज फंड मैनेजर ने तो एक इंटरव्यू में बताया कि वो कैसे इस कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करते हैं, लेकिन उस पॉइंट पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़रूरत क्यों है। सोचो, मार्केट सिर्फ तभी ऊपर जा सकती है जब बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा हो, और वो नीचे तभी आएगी जब सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर से ज़्यादा हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग ये सोच रहे हो, अरे यार ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को एक्चुअली समझते ही नहीं है। लोग यूट्यूब के वीडियोस देख लेते हैं, किसी रैंडम ट्रेडिंग गुरु से कुछ रेक्टेंगल बनवाना सीख लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये काम करेगा, लेकिन वो नहीं जानते कि रेक्टेंगल वाकई में काम क्यों करते हैं। अब देखो इस पिक्चर को, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स है। रेड एरिया वो है जहाँ सेलर्स जीत रहे हैं और ग्रीन एरिया वो है जहाँ पे बायर्स जीत रहे हैं। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं जैसे यहाँ, तो प्राइस शार्प और फास्ट नीचे गिरता है क्योंकि सेलर्स पूरे कंट्रोल में होते हैं। जैसे ही प्राइस नीचे गिरती है, ज़्यादा बायर्स एंटर करते हैं और सेलर्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। धीरे धीरे कंट्रोल वापस लेने लगते हैं। ये पुलबैक्स चार्ट पे दिखने लगते हैं, लेकिन चार्ट का ओवरऑल मोमेंटम बेयरिश ही होता है। प्राइस तब तक फुल्ली रिवर्स नहीं होती जब तक बायर्स की मेजोरिटी सेलर्स से ज़्यादा ना हो, और जब ये हो जाता है तो एक शार्प अप मूव देखने को मिलता है, और ये फ्यूचर के अंदर लगातार रिपीट होता रहता है। अब एक बात और, एक दिन में थोड़ा सा बोर हो रहा था तो मैंने एक फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ा। उस हेज फंड मैनेजर ने कहा था कि आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपके ट्रेड के अपोजिट साइड पे कौन है। जब भी आप कोई पोजीशन बाई करते हो, हमेशा एक सेलर होता है जो एक अपोजिट डायरेक्शन में सोचता है। यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कभी नहीं चाहोगे कि आप कंसिस्टेंटली बिग प्लेयर से बाई करो, आप चाहोगे कि आप किसी ऐसे ट्रेडर से बाई करो जो बिग प्लेयर ना हो। अगर आप ये सोचने लगते हो तो ये आपके ट्रेड्स में एक नया पर्सपेक्टिव लाएगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो बिग प्लेयर कहाँ बाई और सेल कर रहे हैं। चार्ट पे देखो, शार्प मूव को समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ शार्प डाउनवर्ड मूव ये बताता है कि यहाँ सेलर्स ज़्यादा है, यानी कि एक सप्लाई एरिया है, और अगर शार्प अप मूव है तो वहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, यानी डिमांड एरिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइस सिर्फ साइडवेज मूव करती है, तो इसका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स का बैलेंस है। ट्रेडिंग करते वक्त ये दो सवाल अपने आप से ज़रूर पूछो कि कौन से मेजर पॉइंट है जहाँ पे बायर और सेलर का क्लियर इम्बेलेंस है, तो कहाँ है मेजोरिटी ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से एक शार्प अप मूव हुआ है। ये तभी हो सकता है अगर यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है सेलर्स से। तो हम इस मूव की शुरुआत को मार्क कर लेते हैं। कहाँ पे सेलर्स बायर्स से ज़्यादा है, यहाँ हम एक शार्प डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं। ये तभी हो सकता है अगर यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स हो बायर्स हैं। तो हम इस मूव के बिगिनिंग को मार्क कर लेते हैं। अगर चार्ट कुछ ऐसा दिखता है तो हमारे पास क्लियर सप्लाई और डिमांड के एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई शार्प मूव नहीं है। चार्ट ज़रूर नीचे की तरफ मूव कर रहा है इस एरिया से, पर इसे सिर्फ यही दिखता है कि यहाँ पे स्लाइटली ज़्यादा सेलर्स है बायर्स है, जो कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमको वो एरिया चाहिए जहाँ ड्रास्टिकली ज़्यादा सेलर्स हो बायर्स हैं, जो हम तभी जान सकते हैं अगर यहाँ से एक ड्रास्टिक शार्प मूव हो। इस चीज़ को नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा सवाल है कि जो रिटेल ट्रेडर है वो ज़्यादा कहाँ एंट्री और एग्जिट करेंगे। एक रिटेल ट्रेडर तब सेल करेगा जब बायर्स ज़्यादा होंगे सेलर्स हैं। तो हमारे पास अपने सप्लाई और डिमांड एरियाज़ है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि प्राइस हमारे डिमांड जोन पर आए। हम रिटेल ट्रेडर से ख़रीदते हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं है, अपना स्टॉप लॉस डिमांड एरिया के नीचे सेट करते हैं और अपना प्रॉफिट सप्लाई एरिया पर सेट करते हैं। अब हम ट्रेड को देखते हैं कि कैसे प्ले आउट होता है। प्राइस आखिर सप्लाई एरिया को हिट करता है और हम हमारा पोजीशन एग्जिट करते हैं। अब अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं आपको दो एक एक्स्ट्रा टिप्स देता हूँ जो आपके डिमांड और सप्लाई जोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। टिप नंबर 1, आपको प्राइस को जोन में धीरे धीरे आने देना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से एक अप मूव हुआ है तो आप नीचे के जोन में अपना डिमांड जोन मार्क कर लेंगे। अब आप चाहोगे कि प्राइस धीरे धीरे आपके जोन में आए, और जितना धीरे आएगी उतना आपके लिए बेटर होगा। आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि प्राइस बहुत क्विकली आए। अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन के अंदर आप ट्रेड नहीं लोगे। आप चाहोगे कि प्राइस बहुत धीरे धीरे आपके जोन में आए, और ये एक टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब टिप नंबर 2, आपको एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए होगा एक मूव के बिगिनिंग के अंदर। तो आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे आप अपना डिमांड जोन मार्क करोगे और जहाँ से एक एग्रेसिव मूव आ रहा है उसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस एक बढ़िया मूव हुआ ऊपर की तरफ और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, इसने एक इम्बेलेंस क्रिएट किया है, और यही हमको चाहिए। अगर ये होता है तो अपने ट्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक डिमांड जोन है लेकिन प्राइस थोड़ा धीरे धीरे गया है। हाँ, ये जोन भी काम कर सकता है लेकिन ये उतना बढ़िया नहीं रहेगा जितना जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है उसके वर्किंग के चांसेस ज़्यादा है। एक फाइनल रिकेप करते हैं परफेक्ट सप्लाई और डिमांड ट्रेड का। यहाँ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अप मूव स्टार्ट में हो रहा है। इस कैंडल से तो हम अपना डिमांड जोन मार्क करते हैं। नोटिस करो कि यहाँ पर डिमांड जोन के साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी कनेक्टेड है, जो कि हमें एक स्लाइट इनसाइट दे रहा है कि यहाँ बायर्स ज़्यादा है सेलर्स है। हम इंतज़ार करेंगे कि प्राइस आगे क्या करता है। ऐसा ही कुछ यहाँ ऊपर भी हो रहा है।
प्राइस रिवर्स होने लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव के साथ में। ये हमारा सप्लाई एरिया है। इस मूव के साथ भी एक फेयर वैल्यू गैप कनेक्टेड है, जो कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ऊपर ज़्यादा सेलर्स है बायर्स हैं, तो ये परफेक्ट है। अब हम चाहते हैं कि प्राइस हमारे जोन में धीरे धीरे आए। धीरे धीरे आने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारे जोन्स को हिट करता है हम एंट्री करते हैं और अपना स्टॉप लॉस डिमांड एरिया के जस्ट नीचे सेट करते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है वो हम सप्लाई एरिया पर सेट करते हैं, और बस आपका विनिंग ट्रेड हो गया।